इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी शान पे, जिस चोले को पहन के रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती टोला, मेरा रंग दे बसंती। भगत सिंह एक ऐसा नाम जिसका नाम आते ही मरे व्यक्ति की सांस चलने लग गई, जिसका नाम आते ही रुकी हुई नब्ज भी चलने लगे, और जिसका नाम आते ही बुझे हुए दिल भी शोला बन जाए। भगत सिंह जब पैदा हुए, जब भी कोई ऐसे व्यक्ति पैदा होते हैं तो कुछ घटनाएं ज़रूर होती हैं, और जब भगत सिंह पैदा हुए उसी दिन इनके दादा और दो चाचा छूटकर जेल से आए और उनका निर्वासन खत्म हुआ। तो दादी ने नाम रखा भागा वाला, यानी जो भाग्यवान। उस भागा वाला से भगत सिंह नाम पड़ा। और जब छोटा सा बच्चा था, सब लोग खेती करते थे, तो भगत सिंह भी किसी चीज़ की खेती करता था। दादा ने पूछा तू क्या करता है? उसने कहा दादाजी बंदूकों की खेती करता है। मैंने कहा इससे क्या होगा कि जब ये पूरा जलजला बन जाएगा, पूरा अस्त्र शस्त्रों का भंडार बन जाएगा, तो इनसे मैं अंग्रेज़ों को मारूंगा। ये उद्गार थे उस बच्चे के जो 4 और 5 वर्ष की आयु का बच्चा था। और जब स्कूल में आया, इंस्पेक्टर क्लासरूम में आया और सब बच्चे खड़े हुए, पर भगत सिंह खड़ा नहीं हुआ। इंस्पेक्टर ने कहा कि तुम किन विचारों में डूबे हो? तो भगत सिंह ने कहा मैं अपने देश की आज़ादी के विचारों में डूबा। तो इंस्पेक्टर ने कहा तुम क्या सोचते हो, आज़ादी इतनी आसान है? तो भगत सिंह ने कहा कि आसान कोई भी काम नहीं होता, परंतु हर काम को आसान बनाया जाता है। मुश्किलें हर काम में आती हैं, बट देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन लाइफ, एंड दैट इज द मैसेज ए चाइल्ड ऑफ 8 years is giving to this world. बारह साल की उम्र में अंग्रेज़ों की पिटाई करनी शुरू कर दी। जहाँ अंग्रेज़ मिलते, क्योंकि ये लोग भी स्कूल के प्रांगण में खेलते और अंग्रेज़ इन्हें खेलने नहीं देते। झगड़ा हो जाता तो अंग्रेज़ों की मिलकर सुखदेव, भगवती चरण वोरा, ऑल दोज पीपल, ये सब मिलकर उनकी अच्छे से पिटाई करते थे। पिटाई करने की अंग्रेज़ों की आदत अपनी बना ली। और लाहौर में दशहरे के दिन एक बम फेंका गया। उस बम में लगभग 10 लोग मारे गए और 50 लोग घायल हुए। और बम फेंकवाया भी किन्होंने था? बम फेंकवाया था अंग्रेज़ों ने स्वयं, अपने खबरियों के माध्यम से। आज भी पुलिस की डायरी में मुखबिर खास लिखा जाता है, वो मुखबिर खास अंग्रेज़ों के होते थे, ताकि क्रांतिकारियों को बदनाम किया जा सके। नाम क्रांतिकारियों का लिया गया और पुलिस भगत सिंह और उनके साथियों के पीछे पड़ गई। भगत सिंह को कानपुर जाना पड़ा, जहां उनका मिलन गणेश शंकर विद्यार्थी से हुआ। गणेश शंकर विद्यार्थी उन दिनों में एक प्रेस चलाते थे। भगत सिंह को उन्होंने अपने यहाँ रखा। भगत सिंह शुरू से ही अच्छे थॉट प्रोसेस के थे, अच्छे लेखक थे और अच्छे वक्ता भी थे। और वहाँ पर नाम बदल दिया भगत सिंह का, ताकि पुलिस और पुलिस के मुखबिर इनको ढूंढ ना पाएं। तब कुछ वर्षों तक भगत सिंह ने बलवंत सिंह के नाम से अपने लेख लिखे, परंतु जनता को जागरूक करने का अपना कार्य जारी रखा।
कानपुर जब भगत सिंह थे तो इनके माता पिता को बड़ी चिंता हुई, दादी बड़ी बीमार हुई, उन्होंने इनको वापस बुलाना चाहा परंतु इनका कोई अता पता नहीं था। तभी एक पत्र इन्होंने अपने मित्र को लिखा था। उस पत्र के माध्यम से इनके मित्र इनके घर वालों को लेकर कानपुर आए, परंतु भगत सिंह ने जाने से मना कर दिया और कहा कि समय आने पर मैं स्वयं आ जाऊंगा। और उसके बाद इतिहास कहता है कि वो अपने दादी को मिलने भी गए। परंतु कानपुर ही एक ऐसा स्थान था जहां पर भगत सिंह की मुलाकात अनेक अन्य क्रांतिकारियों से हुई, जिनमें चंद्रशेखर आज़ाद सबसे प्रमुख थे। और जिस दिन दोनों मिले, दोनों को एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही चंद्रशेखर ने, हालांकि भेष बदला हुआ था भगत सिंह, जैसे ही चंद्रशेखर विद्यार्थी जी के कमरे में आए, भगत सिंह को वहां देखा, कहते ओए भगत। और भगत सिंह ने जैसे ही चंद्रशेखर को देखा, उसने कहा पंडित जी हाँ। यानी दोनों भेष बदले हुए थे, दोनों कभी मिले नहीं थे, परंतु फिर भी मिलने में देरी नहीं हुई। दोनों ने एक दूसरे को तुरंत पहचाना, मीनिंग देयर बाय कि कुछ दोनों की आत्मा की लेवल पे संप्रेषण हुआ, आत्मा की लेवल पे कोई कम्युनिकेशन हुआ और दोनों एक दूसरे से मिले और वो साथ आगे भी इस देश की आज़ादी के लिए चलता रहा। इन दी मीन टाइम मैंने जैसा कहा कि कानपुर से भगत सिंह वापस आए लाहौर। दादी की हालत खस्ता थी। दादी ने कहा नहीं तो यहाँ रह। वहाँ रहकर, बंगा पिंड था इनका, वहाँ रहकर इन्होंने डेयरी चलाई। दिन में तो लोगों को दूध बांटते थे, रात में देश की क्रांति की बातें होती थी। वही डेयरी क्रांतिकारियों की धर्मशाला का रूप रात में ले लेती थी और ऐसा चलता रहा। और तब साइमन कमीशन की घटना ने भगत सिंह के जीवन को बदल दिया। साइमन कमीशन से पहले दो घटनाएं ऐसी थी जिन्होंने भगत सिंह के अंदर क्रांति को पैदा किया। एक तो करतार सिंह सराभा को फांसी। करतार सिंह सराभा जिसे भगत सिंह अपना गुरु मानते थे और उसका फोटो हमेशा अपने पर्स में रखते थे। सबसे ज्यादा यदि अपने लिए किसी प्रेरणा पुरुष को भगत सिंह ने माना तो वो थे करतार सिंह सराभा। और दूसरा 1919 का जलियांवाला कांड। जलियांवाला कांड ने पूरे के पूरे देश को हिला कर रख दिया। ऐसा भीषण नरसंहार तब तक न देखा गया था न सुना गया था। स्त्रियों ने अपनी आन बान शान की रक्षा के लिए कुएं में कूदना ज्यादा महत्वपूर्ण समझा, बजाय इसके कि अंग्रेजों की गोलियों से मरे। और इस जलियांवाला बाग कांड की शाम को, यानी 13 अप्रैल 1919 की शाम को, दो बच्चे वहां पर पहुंचे। एक का नाम था भगत सिंह, जिसने खून से सनी मिट्टी उठाई और एक शीशी में डाल ली और उस शीशी को हमेशा एक करतार सिंह सराभा का फोटो और एक जलियांवाला बाग की खून से सनी मिट्टी हमेशा अपने साथ रखी। और दूसरा जो बालक था वो था ऊधम सिंह, जिसने एक बिलखती हुई विधवा अत्तर कौर को वायदा किया कि मैं जलियांवाला बाग के कांड के नायक, या हमारे हिसाब से खलनायक को सजा देकर रहूंगा। और 17 वर्ष बाद ऊधम सिंह ने उस वायदे को पूरा किया इंग्लैंड जाकर। और जब साइमन कमीशन हिंदुस्तान आया तो इसका जगह जगह पर विरोध हुआ। विरोध कलकत्ता में हुआ, विरोध बम्बई में हुआ, विरोध मद्रास में हुआ, परंतु लाहौर में इसका विरोध लाला लाजपत राय की अगुवाई में हुआ। सभी क्रांतिकारी वहां पर पहुंच गए और सबने लाला जी से रिक्वेस्ट की कि आप इसको लीड करें। लाला जी मान गए। क्रांतिकारियों ने लाला जी के आसपास अपना घेरा बनाया और अंग्रेजों का विरोध करने चल दिए।
वहां पर स्कॉट वाज द इंचार्ज एंड सैंडर्स वाज हिज असिस्टेंट। और वहां पर खूब लाठियों से प्रहार हुए। लाला लाजपत राय के ऊपर जो छतरी रखी हुई थी क्रांतिकारियों ने, उस छतरी को भेदती हुई लाठियां लाला जी के सिर पर पड़ी। और लाला जी ने शाम को एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी शासन के ताबूत में कील का काम देगी। और 19 दिन के बाद लाला लाजपत राय ने अपनी आखिरी सांस ली। और लाला लाजपत राय का आखिरी सांस लेना था, भगत सिंह का प्रतिशोध बढ़ना था। भगत सिंह का प्रतिशोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने 15 दिन के अंदर ही सैंडर्स को गोली मार दी। जैसे ही सैंडर्स पुलिस स्टेशन से बाहर निकला, पहली गोली सुखदेव ने चलाई और दूसरी गोली, जब सुखदेव की गोली तो कंधे पर लगी, सैंडर्स गिरा, तो भगत सिंह मेड श्योर कि 4 गोलियां और सैंडर्स पर दागी कि सैंडर्स पूरी तरह से मर गए। और इनको रास्ता दिखाने वाला कोई और नहीं था, महान क्रांतिकारी जयदेव था, जो एक साइकिल खराब करके पुलिस स्टेशन के बाहर बैठ गया। उसके बाद डीएवी स्कूल के हॉस्टल से घुसते हुए चंद्रशेखर आज़ाद के साथ ये लोग एक अपने डेरे पर पहुंच गए। पुलिस की गश्त बढ़ गई, निकलना बड़ा लाहौर से मुश्किल था। लाहौर से सुबह चलती थी कलकत्ता मेल 6 बजे के करीब। तो रात को इन्होंने प्लानिंग करी कि कैसे निकला जाए। तो भगत सिंह ने अंग्रेज का रूप धारण किया। दुर्गा भाभी जो भगवती चरण वोरा की पत्नी थी, उसको भगत सिंह की पत्नी का रूप दिया गया, अंग्रेज की पत्नी का रूप दिया गया। उसने भी बिंदी लिपस्टिक लगा के अपने आप को अंग्रेज बनाया, ऊंची एड़ी के सैंडल डाल। चंद्रशेखर आज़ाद एक पंडित के रूप में ऊपर राम राम का करते हुए, माला जपते हुए स्टेशन से, और सुखदेव इनका कुली बन गए। अंग्रेजों ने पूरे का पूरा घेरा हुआ था लाहौर स्टेशन को, फिर भी भेष बदलकर जब ये लोग निकले तो अंग्रेज पहचान नहीं पाए। उसके बाद ये लोग कलकत्ता पहुंचे और कलकत्ता में बम बनाने की ट्रेनिंग ली। वहां पर जब इन्होंने बम बनाया तो भगवती चरण वोरा, जो मैं कह रहा था अभी, दुर्गा भाभी के हस्बैंड थे, बम का ट्रायल लेना था। उस ट्रायल के दौरान भगवती चरण वोरा घायल हो गए, आंतड़ियां बाहर निकल आई और थोड़े ही टाइम में उनकी मौत हो गई। और अंग्रेज़ों को इस बात का पता लग गया कि ये यहाँ पर बम बनाने की फैक्ट्री। उसके बाद भगत सिंह ने नेशनल असेंबली में बम फेंका बटुकेश्वर दत्त के साथ। अब जब बम फेंकना था तो प्लान्स बनाए गए कि बम फेंककर भागा जाए या बम फेंककर ना भागा जाए। चंद्रशेखर आज़ाद का मानना था कि बम फेंककर भाग जाना चाहिए, परंतु भगत सिंह का ये कहना था कि बम फेंककर हमें भागना नहीं चाहिए। भगत सिंह हमेशा इस हक के व्यक्ति थे, इस बात के धनी थे कि यदि हम कोई कार्य करें तो उस कार्य से हम भागे नहीं, कार्य ऐसा करें जिससे जनता प्रेरित हो। तो भगत सिंह का ये मानना था कि यदि हम बम फेंककर भागे तो हम जनता को प्रेरित नहीं कर पाएंगे, और यदि हम बम फेंककर ना भागे तो शायद जनता के मन में आज़ादी की लौ को ज़्यादा जला पड़े। और फिर बम फेंकने के, बम कहाँ पर फेंका जाए असेंबली में? एक वायसराय के ऊपर और दूसरा खालिस्तान। तो तय ये किया गया कि खालिस्तान, जो खाली स्थान हो वहां पर बम फेंका जाए ताकि जान माल की सुरक्षा की जा सके। किसी को मारना उनका ध्येय नहीं। इसलिए दोनों ने खाली जगह पर असेंबली के वेल में बम फेंका और उसके बाद अपने पर्चे बांटे, अपने व्यू पॉइंट बांटा कि इस देश में जितना शोषण उस समय अंग्रेज कर रहे थे, मजदूर और किसान की हालत क्या थी, देश भय, भूख और भ्रष्टाचार से त्रसित था, अंग्रेज धन लूटकर
भारत से इंग्लैंड ले जा रहे थे, पूरी दशा को उन पर्चों में दर्शाया गया और दोनों ने अपने आप को वहीं पर अरेस्ट करा। ये एक मिसाल है लोगों के अंदर करेज की। इतना साहसी व्यक्ति देखने को मिल नहीं सकता। बहुत कांड हुए पर सब जगह से लोग भाग गए। ये पहला कांड था जिस कांड को करके लोगों ने अपने आप को अरेस्ट करवाया और वहां से भागे नहीं। मुकदमा चला, भगत सिंह ने कहा कि मैं अपनी पैरवी खुद करूं। कोई भी वकील लेने से मना कर दिया, कोई भी सहायता लेने से मना कर दिया और मुकदमे में अपने आप को डिफेंड नहीं किया। मुकदमे में सिर्फ अपनी विचारधारा को बताया कि व्हाई हैव वी डन दिस। He only wanted to explain it to the people of the country, and that was his mission कि मैं इस देश की जनता को अपना संदेश कैसे पहुंचाऊं, और उसका ये माध्यम बना नेशनल असेंबली में बॉम्ब फेंकना। और उसके बाद आप सब जानते हैं कि तीनों को फांसी की सजा हुई और फांसी से एक दिन पहले जेलर था चतर सिंह। भगवान में विश्वास करता था, गुरुओं में विश्वास करता था। उसने भगत सिंह को कहा कि ले भगत सिंह हुनता तो गुरबाणी पढ़ ले, पाठ कर ले। भगत सिंह ने कहा कि यदि आज मैं गुरबाणी का पाठ करूंगा तो लोग समझेंगे कि भगत सिंह कायर था। भगत सिंह परमात्मा से माफ़ी मांगने के लिए पाठ करने लगा। जब मैंने सारी उम्र पाठ नहीं किया और अपनी मातृभूमि को ही सबसे बड़ा भगवान माना, तो आज इस पाठ की कोई आवश्यकता नहीं। और भगत सिंह उस समय लेनिन की किताब पढ़ रहे थे, लेनिन की किताब पढ़ते थे। ही कंटिन्यू टू रीड राइट। इमेजिन, सुबह फांसी होनी है, शाम को आदमी लेनिन की किताब पढ़ता है। फांसी सुबह की बजाय प्री फोन कर दी एक दिन पहले, 24 की बजाय 23 मार्च, क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी इस देश को, लोगों को असहनीय रहेगी। और जब शाम को जल्लाद लेने आए तो भगत सिंह ने लेनिन की किताब को ऊपर उछाला और कपड़े झाड़े और कहा चलो। और इतिहास गवाह है इस बात का कि भगत सिंह ने कहा कि मेरे हाथ बांधे ना जाएं और मेरे ऊपर कंटो, जिसको कंटो के ऊपर टोपा डाल देते थे, वो डालने से इनकार कर दिया। और जब फांसी के कमरे में एंटर किए तो वहां मजिस्ट्रेट खड़ा था। मजिस्ट्रेट को कहा दैट यू आर फॉर्चुनेट दैट टुडे यू विल बी विटनेसिंग हाउ द फ्रीडम फाइटर्स इन इंडिया एम्ब्रेस द डेथ। टुडे यू विल बी ए विटनेस टू इट। कि हंसते हंसते भारत के नौजवान अपनी मातृभूमि पर कैसे अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं, उसकी आज मिसाल हम कायम करेंगे। और राम प्रसाद बिस्मिल का गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये कहते कहते अपने प्राणों की बलि दे दी। अब ना कोई वलवले हैं, कहा कि अब ना कोई वलवले हैं, अब सब उलझने खत्म हो गई। ना अरमानों की भीड़, बस मर जाने की तमन्ना दिले बिस्मिल में है, बस मर जाने की तमन्ना इस दिल में है। ये कहते हुए तीनों इस देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर गए और इन तीनों की फांसी ने इस देश की आज़ादी की राह को और प्रगाढ़ किया और मजबूत किया। और फांसी के 16 बरस के बाद इस देश को आज़ादी मिली। आज 65 बरस हो गए हमें आज़ाद हुए। क्या हम वाकई में आज़ाद हैं? क्या हम आज भी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव या बटुकेश्वर दत्त के सपनों का भारत बना पाए? शायद ना। क्योंकि जिस साम्राज्यवाद की कल्पना भगत सिंह और उनके साथियों ने की थी, जिस पूर्ण स्वराज्य की बात भगत सिंह और उनके साथियों ने की थी, ना तो वो हमें पूर्ण स्वराज्य मिला,
देश मिला तो वो भी एक खंड खंड के रूप में, देश मिला तो वो भी विभाजित देश, देश मिला तो जिस देश में मिलने के समय 5 करोड़ लोग बेघर हो गए, 10 लाख लोग शहीद हो गए जब इस देश को आज़ादी मिली। ये कैसी आज़ादी थी जिसने इस देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। और जो लोग उस हिस्से से इस हिस्से में आए, ये उन लोगों की हिम्मत है कि उन्होंने अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए अपनी मातृभूमि को छोड़ दिया। इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जिसमें राजा तो हमेशा बदलते रहे हैं पर प्रजा का स्थानांतरण कभी नहीं हुआ, प्रजा पर जुल्म ढाए गए हो पर प्रजा का स्थानांतरण पहली बार देखने को मिला। और प्रजा का स्थानांतरण होने के बाद जो लोग यहाँ पर आए, करोड़ों लोग, उन लोगों ने कभी अपनी मातृभूमि की मांग नहीं की, क्योंकि जो देश के कर्णधारों ने, जो देश के नेताओं ने फैसला किया, उस फैसले के साथ उन लोगों ने जाना ही उचित समझा। अपनी मातृभूमि को छोड़कर भगत सिंह की भूमि लायलपुर, लाला लाजपत राय की भूमि लाहौर, इन सब को छोड़कर हमने अपने देश के खंडन को, खंडित देश को अपना देश माना। 1800 साल तक यहूदी लड़ते रहे अपने देश की खातिर। 1800 साल की लड़ाई, अपनी कोई मातृभूमि ना रही, परंतु अपने हर घर में वेलिंग वॉल का फोटो रखा, अपने हर पॉकेट में वेलिंग वॉल का फोटो रखा, और 1800 साल के बाद इजराइल लेकर रहे। आजादी की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जिसकी लो कभी लग जाए तो वो अंगारा हमेशा बनी। भगत सिंह जैसे लोगों ने इस देश के जनमानस में आत्म क्रांति पैदा की और लोग निकल पड़े आजादी की राह पर। और फिर ये टोला बढ़ता ही चला गया, और उसके बाद 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसने अंग्रेजों की रीढ़ की हड्डी तोड़कर रख दी। और 1947 में मजबूरी में, अंग्रेज हमें आज़ादी देना नहीं चाहते थे, परंतु मजबूरी में उन्होंने हरकतें कही की, नुक्ते कई अपनाए कि इस देश को डोमिनियन बना दिया जाए, इस देश में कुछ साल तक अंग्रेज रहे चलें। कोशिशें काफ़ी की उन्होंने, परंतु इस देश में जिन्ना जैसा व्यक्ति जो हिंदू परिवार में पैदा हुआ था, खोजा परिवार हिंदुओं से संबंध रखते थे, ये शायद बात आप लोगों ने ना सुनी हो। मोहम्मद अली जिन्ना, जिसे हम जानते हैं और जिनका हम ये मानते हैं कि उन्होंने इस देश का विभाजन कराने में अहम भूमिका निभाई, हिंदुओं से संपर्क रखते थे, हिंदू जाति से संबंध रखते थे। पर इस देश के ब्राह्मणों ने उस समय खोजाओं को हिंदू मानने से इनकार कर दिया। जब हिंदू मानने से इनकार किया तो जब कोई किसी को हिंदू ना माने तो स्वाभाविक है वो मुसलमान बन जाए। ये उनके पूर्वजों की कथा है। मोहम्मद अली जिन्ना गुजरात के रहने वाले थे, खोजा जाति से संबंध रखते थे। खोजा जाति का संबंध हिंदुओं से था, परंतु जो विधि में लिखा है उसको कोई टाल नहीं सकता, जो नियति में लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। वही मोहम्मद अली जिन्ना जिसके पूर्वजों को हिंदुओं ने अपने में सम्मिलित करने से इनकार कर दिया था, वो इस देश के विभाजन का मुखिया बना और धर्म के नाम पर इस देश के 2 टुकड़े कर दिए गए, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। इस दुनिया में बहुत लोगों ने अपनी दीवारें गिराई, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी एक हो पाए, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया एक हो पाए। तो भारत और पाकिस्तान, महर्षि अरविंदो ने लिखा कि भारत और पाकिस्तान भी एक दिन इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते। आज जितना बजट हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर का है, यदि उस बजट को हिंदुस्तान की जनता पर खर्च कर दिया जाए तो इस देश में भुखमरी ना रहे। परंतु ये अंग्रेजों की चालें थी, उपजाऊ क्षेत्र था, इसलिए
पाकिस्तान को धर्म के नाम पर अलग कर दिया, ताकि हिंदुस्तान को गेहूं देने वाला, हिंदुस्तान को चावल देने वाला, हिंदुस्तान को कपास देने वाला भाग इस देश से अलग कर दिया गया। और यही नीति उन्होंने अपनाई जब कनाडा से एलिस्टार को, कनाडा से सॉरी इससे अमेरिका से कनाडा को अलग किया, आयरलैंड से इसको आइसलैंड को अलग किया, और यही नीति उन्होंने अपनाई जब इजिप्ट से सूडान को अलग किया। वेयरएवर जो लैंड्स उपजाऊ थी उनको अलग कर दिया, ताकि अपने आप दोनों लड़ते रहें, मरते रहें, और फिर दोबारा से अंग्रेज़ों का राज, लोग कहने लग जाएं कि अंग्रेज़ों का राज अच्छा है। आज भी यदि आप पुराने बुजुर्गों से बात करो, आज इस देश के हालात देखकर लोग क्या उठते हैं कि इनसे तो अंग्रेज़ों का हालात, जो राज था वो अच्छा था। आज फिर से इस देश को भगत सिंह की आवश्यकता है, आज फिर से इस देश को सुखदेव की आवश्यकता है, आज फिर से इस देश को राजगुरु की आवश्यकता है, आज फिर से इस देश को चंद्रशेखर आज़ाद की आवश्यकता है, आज फिर से इस देश को एक और सुभाष की आवश्यकता है। क्योंकि बिना क्रांति लाए ये अब संभव नहीं होने वाला। खाने को रोटी नहीं है, करने को नौकरी नहीं है, तो हम जाएंगे कहाँ? 78% लोग आज भी इस देश के गरीबी की रेखा से नीचे हैं। सिर्फ जितने संसाधन हैं, जितने भी इस देश की चीजें हैं, 10% लोगों के पास। तो क्या आज हम भगत सिंह के सपनों के साम्राज्यवाद को इस देश को दे पाए? नहीं। इसलिए इस देश में अब लोग आंदोलन करने लगे। इसलिए आज बाबा रामदेव जैसे लोग, अन्ना हजारे जैसे लोग सड़कों पर हैं, क्योंकि उनके मन में कुंठा है, उनके मन में व्यथा है इस देश के प्रति। आज जो भी अपनी मातृभूमि से प्यार करता है, उसको इस देश के हालात देखकर उसके मन में फिर से व्यथा पैदा होती है, उसके मन में फिर उलझन पैदा होती है कि क्या आज इस देश को फिर से दोबारा कुछ और नया सोचने की आवश्यकता नहीं है? क्या हमारा जो संविधान 65 सालों से हमने अपनाया, उस संविधान को बदलने की आवश्यकता है? आज छोटी छोटी पार्टियां बड़ी बड़ी पार्टियों को ब्लैकमेल करती हैं। टाइम इज राइट व्हेन वी शुड गो इन फॉर a two-party system. Time is right when we should directly elect our prime minister, because the entry to the prime minister post is by proxy now, is by backdoor. So time is right when people of India should directly vote for the prime minister, so that जो प्रधानमंत्री हो, जो हमारे देश का नेता हो, हम सबके दिलों की धड़कन। इसलिए आज भगत सिंह का जन्मदिन तो कल था, हम याद आज कर रहे हैं। भगत सिंह को फिर से पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये उम्मीद करता हूँ कि अगले दिनों में फिर से भारत की तस्वीर बदलेगी, फिर इस देश में भगत सिंह पैदा होगा और इस देश में क्रांति की लौ को जगाएगा।